नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 12th क्लास की बिजनेस स्टडी का चैप्टर 9 यानी फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट के फर्स्ट पार्ट में आज हम बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिजनेस फाइनेंस से। बिजनेस फाइनेंस का अर्थ होता है मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी जो फाइनेंस हमारा बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए, उनको चलाने के लिए ज़रूरी होता है, उसी को इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस, उसी को हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं जो बिजनेस फाइनेंस है इसका हम मैनेजमेंट कैसे करें। तो ये जो बिजनेस फाइनेंस का मैनेजमेंट किया जाता है उसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, यानी इसके मैनेजमेंट को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत हम इसका स्टडी करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब आगे अगली क्लासों में आप जाओगे, बड़ी क्लासों में, तो आपको एक अलग से सब्जेक्ट मिलेगा। तो इसमें केवल वही चीज़ समझाई जाएगी कि हम फाइनेंस का किस तरीके से मैनेजमेंट करें। अब यहाँ पर हम इसमें बिजनेस स्टडी में भी इसका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। वैसे जो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये एक अकाउंट का एक पार्ट है ये। तो आगे हम देखते हैं इसका अर्थ क्या है। फाइनेंस मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस, यानी इसमें दो चीज़ें शामिल की गई हैं। एक तो ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट, यानी कि हम अच्छे तरीके से कहाँ से इसको उपलब्ध कराएं, यानी कहाँ से हम प्राप्त करें, एंड एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस, और उसका फिर उस फाइनेंस का हम किस तरीके से इस्तेमाल करें। ये दो चीज़ ही हमारी इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी हैं। कि अगर हम कहीं से ठीक जगह से नहीं लेते हैं, कहीं ज़्यादा रिस्की होता है या ज़्यादा कॉस्ट होती है, तो वो उस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ता है। और अगर फाइनेंस का एक थोड़ा सा भी गलत इस्तेमाल हो गया तो पूरा बिजनेस पर उसका बड़ा एक रिवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस हमारी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को हम इम्पोर्टेंस कहते हैं या रोल कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। इन निम्न बिंदुओं के हिसाब से इनको हम देख सकते हैं। सबसे पहले डिटरमाइन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा लगाना है। तो अगर हमारा मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसमें कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फिक्स्ड एसेट्स की, और अगर ट्रेडिंग का तो उसमें कुछ हमें कम फिक्स्ड एसेट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब दूसरा होता है डिटरमाइन ऑफ करंट एसेट्स। अब इसके बाद में फिर हम करंट एसेट्स को भी डिसाइड करते हैं कि करंट एसेट्स में हमें, जैसे कि हमारा कैश कितना रखना है, हमें डेटर्स स्टॉक है, तो इनको डिटरमाइन करना है कि जो पैसा है वो हम वर्किंग कैपिटल, डिटरमाइन ऑफ करंट एसेट्स को हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। डे टू डे व्यवसाय चलाने के लिए हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ती है, ये भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही इसका स्टडी करते हैं। डिटरमाइन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, यानी जो हम पैसा प्राप्त करते हैं हमें दो तरीके से प्राप्त होता है। एक तो कुछ दिन के, थोड़े बहुत दिन के लिए हम पैसा कहीं से ले लें, और एक दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए हम पैसा उधार लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए कितना पैसा उधार लिया जाए और शॉर्ट टर्म का हमें कितना पैसा उधार लिया जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा हम लेते हैं उसकी कॉस्ट कहीं कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर हमें कुछ दिन के, थोड़े दिन के लिए पैसे चाहिए तो हमें लॉन्ग टर्म से ना लेकर के उसे शॉर्ट टर्म से ही उस पैसे को लेना चाहिए। अगर हमें कोई जैसे फिक्स्ड एसेट्स खरीदनी है, कोई बिल्डिंग खरीदनी है, कोई मशीनरी लेनी है, तो उसके लिए जो पैसा है हमें लॉन्ग टर्म सोर्स से लेना चाहिए। तो आगे अब है डिटरमाइन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म फाइनेंस का भी हमें इसमें स्टडी करते हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस हम कहाँ से करें। कि लॉन्ग टर्म के हमारे जो 5 एक सोर्स हैं वो प्रमुख रूप से हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और डिवेंचर है, लॉन्ग टर्म लोन है, या हमारा रिटेन्ड अर्निंग है, जो हमारा पैसा, जो प्रॉफिट का पैसा उसको भी हम उसमें लगा सकते हैं। अब हमें देखना है कि किस सोर्स से हमें कितना पैसा लेना है। अब इन सभी सोर्सेज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, यानी इनके मेरिट और डिमेरिट्स होते हैं। जैसे कि हमारा जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कॉस्ट में थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन वो रिस्क की कम होता है। अब डिवेंचर है उस पर निश्चित रूप से निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है, लेकिन वो रिस्क ज़्यादा होता है, उस पैसा वापस करना होता है, और अगर प्रॉफिट कम होते हैं हमारे तो उस समय डिवेंचर्स का जो पैसा वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि हमारी अपनी बिजनेस की क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से कौन सा सोर्स हमारा ठीक रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा डिटरमाइन वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी जो वेरियस जो आइटम्स है हमारी, जैसे डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट है, तो बाकी और चीज़ें हैं वो भी हम इसमें डिटरमाइन करते हैं। ये भी हमारे डिपेंड करता है कि जो हमने पीछे डिसीजन लिए हैं उनके ऊपर ही निश्चित डिपेंड करेगा। कि अगर जैसे कि हमने डिवेंचर से ज़्यादा लोन ले लिया है या बाहर का जो लोन लिया तो वहाँ पर हमारे इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में हम इंटरेस्ट को लिखते हैं तो वो बढ़ जाती है।
फिक्स्ड एसेट्स हमारी ज़्यादा है तो वहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा। इस तरीके से ये हमारे जो बाकी डिसीजन है उन पर ही ये डिटरमाइन किया जाता है, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की जो आइटम्स है वो कितनी होंगी। अब आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। फाइनेंस मैनेजमेंट को हम स्टडी क्यों करते हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा। तो इसका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स फंड। जो शेयर होल्डर फंड है उसको मैक्सिमम करना है, इसी को हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, कब होगा शेयर होल्डर्स फंड का, शेयर होल्डर्स का जो फंड मैक्सिमम कब होगा, जब उनके जो शेयरों की कीमत ज़्यादा होगी। और शेयरों की कीमत ज़्यादा कब होती है, जबकि हम एक अच्छे डिसीजन लेते हैं बिजनेस के अंदर। फाइनेंस मैनेजमेंट में हम उस चीज़ों का ध्यान करेंगे कि हम बेस्ट डिसीजन होंगे अगर हमारा फाइनेंस संबंधित, तो हमारा रेट बढ़ेगा, और एक भी गलत डिसीजन हो गया तो उसी से हमारा जो शेयर है उनकी कीमत कम हो जाती है। तो इसके लिए हमें फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं। अब फाइनेंशियल डिसीजन कौन कौन से होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन में मुख्य रूप से हम 3 डिसीजन को हम शामिल करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और ये फाइनेंस डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम इस चीज़ का डिसाइड करते हैं कि जो हमारे पास में जो पैसा है उसको हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, किसकी कितनी एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स में कितना पैसा लगाएं, शॉर्ट टर्म एसेट्स में कितना पैसा लगाएं, ये हमारा क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लगे। फाइनेंस डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन में हम क्या करते हैं कि पैसा ले कहाँ से, यानी जो हमारे डिफरेंट सोर्सेज हैं उनमें से कौन से सोर्स को चुनें। तो सभी सोर्सेज के हम प्रोस एंड कॉन्स देख करके तब फिर वहाँ डिसाइड करते हैं कि हम किस जगह से हमें पैसा लेना है। इक्विटी शेयर इशू करना है, या अपना रिटेन अर्निंग है जो प्रॉफिट है उसी को वापस लगाना है, या हमें डिबेंचर इशू करने है, या लोन लेना है। तो ये चीज़ हम डिसाइड करते हैं इसमें, ये फाइनेंसिंग कहलाते हैं। अगला नेक्स्ट आता है हमारा ये डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में हम इस चीज़ का डिसाइड करते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है, कितने प्रॉफिट को तो रिटेन अर्निंग के रूप में बिजनेस की ग्रोथ के लिए बिजनेस में लगा दिया जाए, और कितने प्रॉफिट को हम एज ए डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स में बांट दें। तो ये चीज़ भी हमारी डिपेंड करती है हमारी कंडीशन के ऊपर, बिजनेस की हमारी कैसी कंडीशन है, हमारे शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं, तो उनको सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये डिसीजन लेते हैं। अब इन डिसीजंस को हमारे जो इफेक्ट करते हैं, इनको डिटरमाइन करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं उनके अब हम आगे हम पढ़ते हैं उन्हें। यहाँ सबसे पहला अब हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हमने 2 भाग में यहाँ पर बांटा है। एक तो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसको हम कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं, दूसरा है हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसको हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं। अब कैपिटल बजटिंग के अंतर्गत हम क्या किस चीज़ को ध्यान रखते हैं, वैसे ये पॉइंट आपको सभी उनमें मिले जुले से पॉइंट होंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, फाइनेंस डिसीजन में या डिविडेंड डिसीजन में। तो इनमें सबसे पहले एक पॉइंट आता है हमारा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। इसका अर्थ है कि हम जहाँ पर मान लीजिए हमने कोई एक मशीनरी खरीदी, अब मशीनरी आई हमारे 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए को मशीनरी कितने देर में हमें वापस कर देगी, यानी इसका जो कैश फ्लो है वो वापस कितना, जितना हमारा आउटफ्लो हुआ है पैसा जो 10 लाख रुपए लगे हैं, कितने देर में हमारा वापस इनफ्लो हो जाएगा, यानी वो पैसा कितने देर में हम वसूल कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है जब भी हम किसी में पैसा लगाते हैं, कहीं पर भी कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स जब परचेज करते हैं। दूसरा हम देखते हैं रेट ऑफ रिटर्न, यानी जो पैसा हम लगा रहे हैं जिस एसेट्स में, वहाँ से हमें कितने % से हमें रिटर्न मिलेगा। ये तो था कि वो पैसा कितने दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉफिट हमें किस रेट से मिलेगा उसके ऊपर। तो उसका जो प्रॉफिट है, जो रेट ऑफ रिटर्न है, जहाँ जिस एसेट्स में लगाएंगे उस पैसे को हमने कहीं से लिया होगा तो उसकी कुछ कॉस्ट आई होगी, उसकी कुछ इंटरेस्ट होगा। अब ये निश्चित करना हमें पड़ता है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है हमारी उसकी कॉस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट तो हम ज़्यादा दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं, और यहाँ से रिटर्न हमें 8% मिल रहा है, तो हमारा नुकसान होगा। तो हमें ऐसी जगह पर लगाना पड़ता है ये पैसा जहाँ पर कि हमें रिटर्न कॉस्ट से ज़्यादा रिटर्न मिलता हो। अब नेक्स्ट हमारा आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड। अब इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया हमें पैसा लगाने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर स्टडी करनी होती है, जो कि हम कैपिटल बजटिंग की जो हमारी बहुत सारी टेक्निक्स हैं उनको हम ध्यान में रखते हुए तब हम इसका डिसाइड करते हैं कि हमें पैसा कहाँ पर लगाना है। इसके लिए हम जैसे कैश फ्लो वो देखा था, वो है, रेट ऑफ रिटर्न है, कॉस्ट ऑफ हमारे फाइनेंस है, इन सभी चीज़ों का हम देख करके तब उनका एक विशेष हमारे कुछ टेक्निक्स होती हैं जिन्हें अगली क्लास में जाओ, बड़ी क्लास में जाओगे तब आप पढ़ेंगे उन्हें, तब हम डिसीजन करते हैं कि हमें पैसा कहाँ पर लगाना चाहिए। अब दूसरा आ जाता है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं कि नाइदर मोर नॉर लेस, यानी जो पैसा हमारा वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना ही वो कम होना चाहिए। ये दोनों तरह से हमारे लिए नुकसानदायक होता है। आइडियल जितने हमें ऑप्टिमल हमें पैसा वो इसके लिए हमें लगाना होता है वर्किंग कैपिटल में, जिससे क्या है कि अगर हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये पैसा तो इंक्रीज लिक्विडिटी। इससे ये बात तो ठीक है कि वहाँ से हमारी लिक्विडिटी है जो वो बढ़ जाती है, लेकिन डिक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है कि जो पैसा हमारा फालतू है अगर हम कहीं पर किसी फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते तो वहाँ से हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे, तो इससे हमारा पैसा बेकार नहीं रहना चाहिए वो।
और क्योंकि उसकी कॉस्ट भी होती है, अब कॉस्ट तो हमें देनी पड़ रही है लेकिन वो पैसा बेकार पड़ा है, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। और दूसरा है लेस, अगर वर्किंग कैपिटल कम रह जाएगी तो नुकसान है कि डिफिकल्टी इन डे टू डे एक्सपेंसेस, जो रोजाना की सैलरी देनी है, कहीं से हमें कोई माल परचेज करना है, तो ये सभी चीज़ में हमें बहुत डिफिकल्टी आती है अगर पैसा हमारे पास में नहीं होता है तो इसलिए वर्किंग कैपिटल हम ना तो हमारे ज़्यादा होनी चाहिए ना ही हमारे कम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंस डिसीजन। फाइनेंस डिसीजन में क्या करते हैं हम कि ये देखते हैं कि हमें पैसा किस सोर्स से लेना है, तो किस सोर्स से लेना है उसे लेते समय हम बहुत सारी बातों को डिसाइड करते हैं। तो वो कौन कौन सी बातें जिनको हम ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले कॉस्ट, कि जहाँ से हम पैसा ले रहे हैं वो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है, डिविडेंड रेट है, हमें कितना देना उसमें पड़ रहा है, तो ये चीज़ हमें ये चीज़ हमारे ध्यान में रखनी होती है। दूसरे साथ में केवल कॉस्ट ध्यान में नहीं रखते, कई चीज़ कॉस्ट में थोड़ी कम हो सकती है लेकिन वो ज़्यादा रिस्की होती हैं। जैसे डिवेंचर हमने इशू किए हैं या लोन लिया है तो वहाँ पर ब्याज तो थोड़ा कम हो सकता है लेकिन वो पैसा हम वापस भी लौटाना, अगर हमारा कैश फ्लो की स्थिति ठीक नहीं होती तो वो हमारे लिए काफ़ी रिस्की हो जाता है। दूसरा फ्लोटेशन कॉस्ट का अर्थ होता है कि हमें वो पैसे को लेने में कितना खर्च करना पड़ता है। जैसे कि हम शेयर इशू करते हैं तो उसके लिए हम बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं, उसके लिए एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, यानी उसको इशू करने में हमारा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। और दूसरी तरफ डिवेंचर, उसमें कंपेरेटिवली कुछ कम लोन है डिवेंचर, उनमें फ्लोटिंग कॉस्ट कुछ कम, थोड़ी सी कम आती है, लेकिन जो रिटेन्ड अर्निंग है वो उसमें फ्लोटिंग कॉस्ट लगभग ना के बराबर होती है। जो हमारा प्रॉफिट हुआ उसी प्रॉफिट को हमने लगा दिया, कहीं बाहर से पैसा नहीं लेना पड़ा हमें, तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना होता है। दूसरा कैश फ्लो पोजीशन। अब हमारे कैश फ्लो पोजीशन हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी आता है, वो फाइनेंस डिसीजन में भी है। अगर कैश फ्लो पोजीशन हमारी अच्छी है, हमारे पास में कैश की अवेलेबिलिटी ठीक है, तो हम लोन ले सकते हैं, क्योंकि उस लोन को जब हम वापस रिपे करना होता है तो उसके लिए हमारे पास में कैश फ्लो की पोजीशन ठीक होती है, तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। अगर कैश फ्लो हमारे पास में नहीं है, कैश की अवेलेबिलिटी कम है, तो हमें शेयर इशू करने चाहिए या रिटर्न अर्निंग लेनी चाहिए, क्योंकि शेयरों को पैसा वापस नहीं करना होता, उसका केवल डिविडेंड देना होता है, पैसा रिटर्न नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का हमारा अर्थ है कि जो हम अपना व्यवसाय को चला रहे हैं, बिजनेस को चला रहे हैं, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। उसको ऑपरेट करने में कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जिन पर जो कि अगर हम प्रोडक्ट्स ना भी करें, ऑपरेट ना भी करें, तो भी हमें उनका वो खर्च करने होते हैं। जैसे कि हमारा रेंट है, अगर अपनी बिजनेस है, हमारा अपनी बिल्डिंग है, रेंट नहीं देना पड़ रहा है तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आएगी, और अगर हमारा रेंट पे ले रखी है तो रेंट तो हमें देना ही देना है, चाहे हम बिजनेस को करें या ना करें। तो ऐसे में ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर हमारी ज़्यादा हैं तो ऐसे में लोन से हमें बचना चाहिए, और ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर हमारी कम है तो हमें लोन ले सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट में हमारा कम पैसा जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट में जो पैसा बचेगा उससे हम जो लोन लिया उसको हम रिटर्न कर सकते हैं। दूसरा है कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन, इस चीज़ को भी हम ध्यान में रखते हैं कि पैसा हम कहाँ से लें, तो उसमें कंट्रोल कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है इस पर। ये क्या है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका कंट्रोल रहता है बिजनेस के पूरे बिजनेस के ऊपर, लेकिन अगर हम ज़्यादा शेयर इशू कर देते हैं तो दूसरे जो नया आदमी है वो उसके बिजनेस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उनके पास ज़्यादा शेयर हो जाते हैं तो फिर उनका कंट्रोल हो जाएगा। तो इसलिए इस शेयर इशू करने से पहले हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारे पास में कितने शेयर हैं और हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं एक दूसरे के हाथ में हमारे ज़्यादा जो बिजनेस का पूरा कंट्रोल एक दूसरे के हाथ में चला जाएगा। तो ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए हमें डिवेंचर को या लोन को हम अपनाते हैं बजाय कि शेयर इशू करने के। अब इसके और भी कुछ पॉइंट है, वो आप देख सकते हो, वैसे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू 4-5 पॉइंट आमतौर पर पूछ जाते हैं तो मैंने वही कराए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या है कि जो हमारा प्रॉफिट हुआ है उसे कितना तो हम शेयर होल्डर में बांट दें और कितने पैसे को हम अपने बिजनेस में उसकी ग्रोथ के लिए लगा दें। अब इस चीज़ को भी हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए बहुत सारी बातें हमें देखनी होंगी, जिनमें सबसे पहले हम देखेंगे अर्निंग। अगर हमारी अर्निंग ज़्यादा है तो हम डिविडेंड दे सकते हैं, और अर्निंग हमारी कम है तो उसको डिविडेंड देने के बजाय हमें बिजनेस में लगा लेना चाहिए। अगर अर्निंग ज़्यादा हो गया तो पैसा कुछ हम डिविडेंड में दे देंगे और कुछ हम बिजनेस के ग्रोथ में भी लगा सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर अर्निंग हमारी स्टेबल है, हमारे ऐसा नहीं है कि कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, तो ऐसे में हम एक डिविडेंड देने का निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर ये पता है कि हमें कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, तो ज़्यादा होने पर हम डिविडेंड ना दे करके उससे जब कम होती है तो उसकी भरपाई के लिए उस पैसे को बचा सकते हैं। तो इस तरह से इसको भी हम डिविडेंड देते समय ध्यान में रखते हैं। दूसरा एक आता है अर्निंग के अलावा स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। ये तो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग होगी, हम कमा कितना रहे हैं। और एक ऐसी पॉलिसी जो अच्छी कंपनियां, गुडविल जिनकी अच्छी होती है, कुछ कंपनियां बड़ी कंपनियां हैं वो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड की पॉलिसी को ध्यान में रखती हैं
इसमें क्या है कि वो चाहते हैं कि हम एक निश्चित रूप से डिविडेंड देते रहें। तो ऐसे में जब ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो वो ज़्यादा डिविडेंड नहीं देती, बल्कि उस पैसे को बचा लेती हैं, क्योंकि अगर कम प्रॉफिट होगा तो फिर उस प्रॉफिट में से वहाँ पर डिविडेंड बराबर का डिविडेंड दिया जा सकता है, जो पिछला डिविडेंड उसके बराबर डिविडेंड दिया जा सकता है। इसलिए इस पॉलिसी को ध्यान में रखने के लिए भी हमें डिविडेंड को डिसीजन लेना होता है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अगर हमारे बिजनेस की ग्रोथ की अभी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो ऐसे में हम डिविडेंड देने के बजाय अपने पैसे को बिजनेस के ग्रोथ में ही ज़्यादा लगाना हितकर होता है। दूसरा हमारा कैश फ्लो, अगर कैश फ्लो की इस पोजीशन अच्छी है तो हम डिविडेंड आसानी से दे सकते हैं। अगर कैश फ्लो हमारा नहीं हो रहा है, उतना पैसा नहीं आ रहा है, प्रॉफिट तो है लेकिन पैसा उतना नहीं आ रहा है, तो उसमें हमें रिटेन्ड अर्निंग के रूप में उस पैसे को रखना चाहिए। दूसरा शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, अब इसमें कई बार शेयर होल्डर भी ये चाहते हैं कि भाई ज़्यादा जो पैसा है वो डिविडेंड के रूप में दिया जाए। कुछ शॉर्ट टर्म के लिए जो शेयर होल्डर्स होते हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए करते हैं, रेगुलर इनकम के लिए, और कुछ ऐसे होते हैं शेयर होल्डर जो कि लंबे समय के लिए कैपिटल गेन के लिए ज़्यादा कई सालों के बाद में वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है उसको बिजनेस के अंदर लगाया जाए, जिससे बिजनेस की ग्रोथ होगी, बिजनेस ग्रोथ होगी शेयर कीमत भी ज़्यादा होगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम डिविडेंड का डिसीजन लेते हैं। तो ये हमारे जो फाइनेंस मैनेजमेंट के जो प्रमुख हैं 3 डिसीजन ये हमारे हो जाते हैं। अब हम आगे करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग फोकसिंग ऑन फंड्स रिक्वायरमेंट्स एंड देयर अवेलेबिलिटी, कि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग तो हमें आपने जैसे प्लानिंग का हमने चैप्टर पढ़ा भी था, उसमें क्या है कि फ्यूचर के बारे में हम फोकस करते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या कार्य करना है। तो यहाँ पर फाइनेंस के बारे में हम फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे कि फ्यूचर में हमें कितने पैसे की जरूरत होगी एंड देयर अवेलेबिलिटी, और वो हमें कहाँ कहाँ से अवेलेबल हो सकता है, उसके सोर्सों का पता लगाना होता है। अब इसके पीछे फाइनेंशियल प्लानिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल, इसके 2 ऑब्जेक्टिव मुख्य रूप से हैं। पहला टू इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, यानी कि पहली बार तो ये चीज़ हमें डिसाइड करनी है कि हमें पैसा टाइम से मिल जाए, इस चीज़ की पहले से प्लानिंग करके रखनी है। ये ऐसा नहीं है कि पैसे की जरूरत पड़ी अब उसके बाद में प्लानिंग करना शुरू करें हम कहाँ से लें कहाँ से ना लें, तो वहाँ पर डिसीजन गलत हो सकता है। तो इसमें पहले से ही हमें ध्यान रखना है इस बात का, पहले से प्लानिंग बना के रखनी है कि अगर जो पैसा हमें जरूरत पड़ेगी तो उस पैसे को हम कहाँ से किस सोर्स से हम उसे ले सकते हैं। दूसरा अब इसके नेक्स्ट अगला जो स्टेप आता है वो है टू इंश्योर प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस, यानी फाइनेंस का प्रॉपर बैलेंस हमारे पास में रहे, ना तो पैसा वो ज़्यादा हो जो बेकार ही पड़ा रहे, क्योंकि उसकी कॉस्ट तो हमें बढ़ती है, उसकी कॉस्ट हमें फिर भी देनी पड़ेगी अगर वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में वो नहीं लग पाएगा तो, ना ही पैसा हमारा कम रह जाएगा। अगर पैसा कम रह जाएगा तो हमारे डे टू डे जो एक्सपेंसेज है वो भी हमारे पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। तो इन दोनों बातों को हमें ध्यान में रखते हैं, ये हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव। अब हम देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग की हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसको बड़े सिंपल से वो हैं ये इसके पॉइंट्स हैं। सबसे पहला हेल्प टू फेस द इवेंचुअलिटीज, यानी जो हमारी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो घटित होनी उनको हम रोक नहीं सकते, तो ऐसे घटनाओं को फेस करने के लिए अगर हम उनके पहले से प्लानिंग करके रखते हैं कि हमें अगर ऐसा घटना घटित हुई तो हमें क्या करना है, तो वो उसमें हमें इसमें मदद मिलती है। दूसरा हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। अब कई बार बिजनेस के अंदर काफ़ी विपरीत परिस्थिति भी आ जाती है, तो उनको अवॉइड करने के लिए भी हमें ये पहले से फाइनेंस की प्लानिंग करनी होती है। हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, अब कोऑर्डिनेशन किस में, जैसे हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है और ये हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से, क्योंकि अब इनमें पैसे खर्च भी यहीं पर होता है। जैसे परचेज वाले को पैसे की जरूरत पड़ेगी और सेल्स डिपार्टमेंट वो हमारे पैसा वहाँ से पैसा हमारा आएगा, तो हमें ये देखना होता है सेल्स से हमारे कितना पैसा आ जाएगा और उससे हम कितनी परचेज में लगा सकते हैं, कितने प्रोडक्शन के दूर से खर्च कर सकते हैं, तो इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। अगर पहले से फाइनेंस की हम प्लानिंग करके रखते हैं तो उसकी वेस्टेज से हम बच सकते हैं कि पैसा प्रॉपर जगह पर खर्च हो, बेकार में खर्च ना हो। हेल्प्स टू लिंक प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि अब इस समय हमें क्या जरूरत है पैसे की और फ्यूचर में हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो इस चीज़ को लिंक करने में हमें आसान रहती है। नेक्स्ट है हेल्प्स क्रिएट लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। तो हमारे जैसे 3 प्रमुख डिसीजन थे जिनमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंस डिसीजन है उनके बीच में भी इसमें एक लिंक होता है, उसको लिंक्ड करने में भी हमें मदद मिलती है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन से हमें ये पता लगता है कि हमें कितने पैसे की जरूरत है और फाइनेंस से हम ये देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, और ये हम फाइनेंसिंग प्लानिंग में करते हैं कि हम ये पता लगाते हैं कि कितना पैसे की जरूरत होगी और उस पैसे को हम कहाँ कहाँ से लेंगे।
नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल। अब कोई भी कहीं भी जब हम कंट्रोल करते हैं तो उसके लिए हमारी प्लानिंग जरूर होती है। बिना प्लानिंग के, जैसे कहते हैं ना, बिना प्लानिंग के कंट्रोल क्या है, एक ब्लाइंड होता है कि कंट्रोल का कोई मीनिंग नहीं होता जब तक कि हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। हम प्लानिंग से ही हम कंपेरिजन करते हैं कि जो हमने प्लान किया था क्या उसी तरीके से हमारे पैसे का यूज हुआ है। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके कंपेरेटिवली ज़्यादा खर्च हो गया है या उसकी कॉस्ट ज़्यादा आई है। तो प्लानिंग के हिसाब से अगर हमारा काम नहीं होता तो हम उस चीज़ में कुछ कमी ढूंढते हैं और उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारी क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग की जो इम्पोर्टेंस हो जाती है। तो आज हमारा ये चैप्टर जो हमारा कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।